सुप्रीम कोर्ट ने देश में रामनवमी और हनुमान जयंती के मौके पर भड़की हिंसा की न्यायिक जांच को लेकर दायर जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि उस राहत के लिए मत पूछो जो इस अदालत की ओर से नहीं दी जा सकती। आपको बता दें कि हाल ही में रामनवमी और हनुमान जयंती के दौरान देश के कुछ राज्यों में हिंसा भड़की थी। इन घटनाओं की जांच की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पीआईएल इसमें सुप्रीम कोर्ट में आई थी। याचिका में हिंसा की जांच पूर्व मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में कराने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने आज धर्म संसद को लेकर बीजेपी शासित हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की जमकर खिंचाई की। कोर्ट ने उत्तराखंड के मुख्य सचिव को निर्देश दिया कि वो अदालत में सार्वजनिक रूप से ये कहे कि रुड़की में निर्धारित धर्म संसद में कोई अप्रिय बयान नहीं दिया जाएगा। कार्यक्रम बुधवार को होना है। इसके अलावा अदालत ने हिमाचल प्रदेश से भी सवाल पूछा। सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल सरकार से पूछा कि उसने आग लगाने वालों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई क्यों नहीं की। अदालत ने कहा कि सरकार को इस तरह की गतिविधि को रोकना होगा। आज दिन भर खबरों में छाए रहे पीके यानी प्रशांत किशोर, जिन्हें कहा जाता है चाणक्य राजनीति का। प्रशांत किशोर की कांग्रेस में एंट्री को लेकर सस्पेंस अब खत्म हो गया है। प्रशांत किशोर कांग्रेस में शामिल नहीं हो रहे हैं। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। सुरजेवाला ने कहा कि प्रशांत किशोर ने खुद कांग्रेस में शामिल होने से इनकार किया है। पिछले 15 दिनों से अटकलें चल रही थी कि प्रशांत कांग्रेस में शामिल होंगे। खुद प्रशांत ने 600 पेज का प्रेजेंटेशन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को दिखाया भी था। प्रशांत किशोर ने कहा था कि कांग्रेस पार्टी के अंदरूनी समस्याओं को ठीक करने के लिए कांग्रेस को मुझसे ज्यादा लीडरशिप और मजबूत इच्छा शक्ति की जरूरत है। इस बीच अपने ऊपर हुए हमले के मामले में पुलिस के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने वाले बीजेपी नेता किरीट सोमैया मुंबई के खार पुलिस स्टेशन पहुंचे थे। हालांकि करीब 1 घंटे पुलिस स्टेशन में बिताने के बावजूद उनकी एफआईआर दर्ज नहीं हुई। उनका आरोप है कि मुंबई पुलिस एक फेक एफआईआर की कॉपी मीडिया में सर्कुलेट कर रही है। इस दौरान सोमैया ने कहा कि उन पर जो हमला हुआ उसकी पटकथा मातोश्री में लिखी गई थी। पंजाब कांग्रेस के पूर्व प्रमुख सुनील जाखड़ को 2 साल के लिए सस्पेंड किया जाएगा। कांग्रेस की अनुशासन समिति ने सोनिया गांधी से इसकी सिफारिश कर दी है। इस पर अंतिम मोहर सोनिया गांधी लगाएंगी। इस फैसले पर सुनील जाखड़ ने प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस को सिर्फ गुड लक कहा है। ऐसे में साफ है कि अब वो कांग्रेस में नहीं रहेंगे या कांग्रेस को ही शायद सुनील जाखड़ की जरूरत नहीं है। कार्रवाई से पहले भी सुनील जाखड़ ने ट्वीट के जरिए कांग्रेस हाईकमान पर निशाना साधा था। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, आज सर कलम होंगे उनके जिनमें अभी जमीर बाकी है। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए संदेश दिया कि वो हाईकमान के आगे झुकेंगे नहीं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ के लोक भवन में मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई। इसमें सभी मंत्रियों ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा देने को कहा गया। उन्होंने सभी मंत्रियों से 3 महीने में अपनी और परिवार की संपत्ति को सार्वजनिक करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने सभी आईएएस, आईपीएस, पीसीएस अफसरों को भी 3 महीने के भीतर उनकी हर प्रकार की संपत्ति और पारिवारिक स्थिति का ब्यौरा मांगा है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सभी मंत्रीगण ये सुनिश्चित करें कि उनके काम में उनके पारिवारिक सदस्यों का कोई हस्तक्षेप न हो रहा हो। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने उन यूट्यूब चैनल्स को कड़ी चेतावनी दी है जो झूठी खबरें फैलाने में शामिल हैं और आतंक पैदा करने का काम करते हैं। आपको बताएं कि कल ही मंत्रालय ने 16 यूट्यूब चैनल्स को ब्लॉक कर दिया था। अनुराग ठाकुर ने कहा कि भविष्य में राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा के लिए इसी तरह की कार्रवाई करना वो जारी रखेंगे। ठाकुर ने स्पष्ट किया कि इन चैनल्स के खिलाफ कार्रवाई को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के खिलाफ कार्रवाई के रूप में नहीं, बल्कि गलत सूचना, फर्जी खबरों के खिलाफ कार्रवाई के रूप में आगे बढ़ाया जाना चाहिए। गुजरात से निर्दलीय विधायक जिग्नेश मेवानी की मुश्किलें कम होती दिखाई नहीं दे रही हैं। आज असम के बारपेटा जिले की स्थानीय अदालत ने मेवानी को महिला पुलिसकर्मी के साथ छेड़छाड़ मामले में 5 दिनों की पुलिस रिमांड पर भेज दिया। पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ विवादित ट्वीट करने को लेकर कोर्ट ने सोमवार को ही जिग्नेश मेवानी को जमानत दी थी। जमानत के कुछ ही देर बाद जिग्नेश मेवानी पर दूसरे थाने में दर्ज महिला पुलिसकर्मी के साथ बदतमीजी करने के मामले में उन्हें गिरफ्तार कर लिया। मुंबई सबअर्ब, नवी मुंबई और ठाणे में आज बत्ती गुल हो गई। जानकारी के मुताबिक पागड़ा सबस्टेशन के ट्रिप करने की वजह से ऐसा हुआ है। आपको बताएं कि कोयले की कमी के चलते नेशनल पावर क्राइसिस की स्थिति में है। कई राज्यों में रोजाना बिजली कट रही है। महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के मुताबिक डोंबिवली, अंबरनाथ, बदलापुर, कल्याण के कुछ हिस्सों में सप्लाई बाधित रही। चेंबूर और ठाणे में सप्लाई नॉर्मल हालांकि हो गई है। देश में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 2483 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान कुल
1970 लोग डिस्चार्ज हुए हैं। लगातार चौथे दिन 2000 से ज्यादा केसेस मिले हैं। इससे पहले 22 अप्रैल को 2527 केस, 23 अप्रैल को 2593, 24 अप्रैल को 2541 नए मामले सामने आए। उधर IIT मद्रास ने फिर कोरोना संक्रमण का विस्फोट हुआ है। संस्थान में आज कोरोना के 31 नए मरीज मिले। नए आंकड़ों को मिलाकर देखा जाए तो अब तक IIT मद्रास में कुल 111 लोग संक्रमित हो चुके हैं। पंजाब के मल्लौद में देर रात एक फॉर्च्यूनर कार नहर में गिरने से 5 लोगों की मौत हो गई। कार में कुल 6 लोग सवार थे, इनमें 5 की मौके पर मौत हो गई। दुर्घटना में जितेंद्र सिंह, जगतार सिंह, जग्गा सिंह, कुलदीप सिंह और जगदीप सिंह के नाम की जो युवक हैं उनकी मौत हो गई। और आइए अब शुरुआत करते हैं कवर स्टोरी से। पांच से 12 साल के बच्चों के लिए वैक्सीन कब आएगी, इस बात का बेसब्री से इंतजार हो रहा था, लेकिन अब खुशखबरी 5 से 12 साल के बच्चों के लिए सरकार ने वैक्सीन का ऐलान कर दिया। ये कौन सी वैक्सीन है, इसे लगाने के लिए क्या सावधानी बरतनी है, इसके बारे में तमाम जानकारी, संपूर्ण जानकारी, 360 डिग्री एनालिसिस। लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए। देश में अब 5 साल के बच्चे को भी कोरोना वायरस से बचाने वाली वैक्सीन लगाई जा सकेगी। DCGI ने इसकी मंजूरी दे दी है। 5 से 12 साल के बच्चों के लिए कोर्बेवैक्स और 6 से 12 साल आयु वर्ग के लिए कोवैक्सीन के इस्तेमाल की परमिशन मिल गई है। वहीं 12 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों को जाइकोव डी वैक्सीन लग सकेगी। DCGI ने इनके इमरजेंसी इस्तेमाल की अनुमति दे दी है। कोर्बेवैक्स की 2 डोज लगाई जाएंगी जो 28 दिन के अंतर पर लगेंगी। ये वैक्सीन भी भारत में बनाई गई है। कोर्बेवैक्स एक प्रोटीन आधारित वैक्सीन है। इसको बनाने में कोरोना वायरस के S प्रोटीन का इस्तेमाल किया गया है। जैसे ही वैक्सीन लगाई जाती है वैसे ही इम्यून रिस्पांस हरकत में आता है और शरीर कोरोना के खिलाफ एंटीबॉडी बनाने लगता है। कोर्बेवैक्स को भारत बायोटेक की कोवैक्सीन की तरह सबसे कम साइड इफेक्ट वाली वैक्सीन माना गया है। प्राइवेट अस्पतालों में इसकी कीमत 145 रुपए हो सकती है। हालांकि इसके अलावा अस्पताल वैक्सीन लगाने का चार्ज भी वसूल सकते हैं। 6 से 12 साल के बच्चों को कोवैक्सीन लग सकेगी। इस वैक्सीन की भी 2 डोज लगती हैं और इसकी डोज 28 से 40 दिन के अंतर पर लगाई जाती है। भारत बायोटेक की इस वैक्सीन का ट्रायल 2 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों के लिए किया गया था। भारत बायोटेक ने 2 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों पर वैक्सीन का ट्रायल सितंबर 2021 में ही पूरा कर लिया था। हालांकि फिलहाल कोवैक्सीन को 6 साल से अधिक उम्र के बच्चों को लगाए जाने की मंजूरी ही मिली है। कोरोना की बाकी वैक्सीन सिरिंज के जरिए लगती है, जबकि वैक्सीन जाइकोव डी को लगाने के लिए फार्मा जेट इंजेक्टर की मदद ली जाएगी। इसे लगवाने वाले को काफी कम दर्द होगा। जाइकोव डी वैसे 3 डोज की वैक्सीन है। इसकी पहली डोज के बाद दूसरी डोज 28 दिन और तीसरी डोज 56 दिन पर लगाई जाती है, लेकिन बच्चों को फिलहाल इसकी 2 डोज ही लगाई जाएगी। ये वैक्सीन 12 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों को लगेगी। आपको बता दें कि 3 जनवरी 2022 को 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन लगाए जाने की शुरुआत की गई। 26 अप्रैल 2022 को 5 साल से 12 साल तक के बच्चों के लिए भी वैक्सीन को मंजूरी मिली। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। 2 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं और उनसे हम समझते हैं कि 5 से 12 साल के बच्चों के लिए जो वैक्सीन आई हैं ये कितनी सेफ हैं, क्या कोई सवाल लोगों के जो जहन में हैं उनका जवाब वो किस तरह से देते हैं। 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर राहुल भार्गव सर, जो कि फोर्टिस हॉस्पिटल में सीनियर कंसल्टेंट। डॉक्टर भार्गव, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे शो पर। और हमारे साथ हैं दिल्ली वैक्सीन कमेटी के मेंबर डॉक्टर समीर भाटी। डॉक्टर भाटी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर भार्गव, चर्चा की शुरुआत आपसे ही। सर, बहुत सारे सवाल 5 से 12 साल के बच्चों को लेकर होते हैं। इनफैक्ट जब 12 साल से ऊपर के और 15 से 18 साल के बच्चों के लिए भी जब वैक्सीन आई थी तो पेरेंट्स के मन में बहुत तरह के सवाल थे। क्या सेफ होगी, कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं होंगे? और अब तो 5 से 12 साल के बच्चे हैं तो उनके बारे में चिंताएं थोड़ा ज़्यादा होती हैं। क्या कहेंगे ऐसे पेरेंट्स को, और ये वैक्सीन जो है वो कितनी सेफ हैं बच्चों के लिए? सर धन्यवाद। 3 चीजें, वैक्सीन सेफ है, ये एक सराहनीय कदम है, क्योंकि अभी तक जिस प्रकार से स्कूल 2 साल से बंद थे और अगेन जिस प्रकार से कोविड बढ़ा, उसके साए में स्कूल खुलना और बोर्ड के एग्जाम होना वो एक कठिन समस्या होती हुई दिख रही थी। जैसे हमने देखा नोएडा में, गाजियाबाद में कुछ जगहों पे स्कूल में केसेस आए और स्कूल बंद हुए,
उसका जो डर था शायद इस वैक्सीन से कहीं ना कहीं वो कम हो जाएगा, क्योंकि अभिभावकों के दिल में ये रहेगा कि वैक्सीनेशन है, अगर बच्चे को स्कूल जाते हैं, हो भी जाता है तो परेशानी की बात नहीं है। बट एट द सेम टाइम अगर बच्चों को बिना वैक्सीन के भी कोविड होता है तो घबराने की आवश्यकता नहीं थी, ये डेटा हमें समझाता है। तो ये बात समझना जरूरी है कि वैक्सीन या विदाउट वैक्सीन दोनों ही मुद्दों में बच्चे सेफ थे, बट वैक्सीन आ गई है तो वैक्सीन सेफ है। कोवैक्सीन हमारी और कोवैक्सीन और कोविशील्ड 200 करोड़ डोजेज लग चुकी हैं और उसके जो साइड इफेक्ट है वो बिल्कुल न्यूनतम स्तर पे है, ये हमें दिखा चुका है। हमें प्राउड होना चाहिए, हिंदुस्तान शायद उन चुनिंदा देशों में से है जिसमें 5 साल से ऊपर वैक्सीनेशन को स्वीकृति मिली है, और एक वैक्सीन नहीं, 3 प्रकार की वैक्सीन, जिसमें कोवैक्सीन जो है, कॉर्बीवैक्स जो है, जो एक अनोखी प्रकार की वैक्सीन है जिसमें प्रोटीन बाइंडिंग आरबीडी जिसे रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन से बनी है, वो एक अलग चीज है, और जाइकोवी डी जो हिंदुस्तानी स्वयं निर्धारित तरीके से बनी है और जो वर्ल्ड की फर्स्ट डीएनए प्लेटफॉर्म पे बनी हुई वैक्सीन है, इसको ट्रायल्स में दिखाया गया है कि ये सेफ है। तो अभिभावकों को अब डरना नहीं चाहिए, आगे बढ़ के वैक्सीन लगवानी चाहिए। एक बार भारत सरकार से स्वीकृति आ जाए, वैक्सीनेशन स्टार्ट हो जाए, बच्चों को बढ़ चढ़ के इसमें पार्ट लेना चाहिए, सो दैट आप बिना डर के अपना नॉर्मल जीवन यापन कर पाए और जो 2 साल में उन्होंने अपना बचपन खोया है उसको वापस पाके स्कूल में बिना डर, बिना भय के, बिना आतंक के आप अपना स्कूल अटेंड कर पाए और अपना नॉर्मल जीवन जी पाए। बिल्कुल डॉक्टर भाटी, पूरा टाइम कब तक लगेगा पूरी तरह से रोल आउट होने में? ऑप्शंस तो बच्चों के लिए आ गए हैं। इस तरह से हमने देखा था कि जाइकोव डी हमारी पहले से अप्रूव हो चुकी थी वैक्सीन 12 साल से ऊपर के बच्चों के लिए, पर समहाउ उसको रोल आउट हम नहीं कर पाए किसी भी रीजन से, क्योंकि उसकी 3 डोजेज थी। पर फाइनली अब उसका डेटा जो 2 डोजेज है, 2 डोजेज में भी वो सेम एफिकेसी प्रोवाइड कर पा रहे हैं, तो अब वो 2 डोजेज के साथ वो रोल आउट हो जाएगी जल्द ही। और इसके अलावा कोवैक्सीन में एक ये बात क्लियर करना चाहेंगे, कई बार जिस तरह से पेरेंट्स का भी सवाल रहता है ज्यादातर कि कोई अलग वैक्सीन, ये अलग वैक्सीन नहीं है, वो सेम ही वैक्सीन रहेगी। इसके लिए भी पहले से डेटा ऑलरेडी दिया गया था, ट्रायल में ये भी वैक्सीन काफी बच्चों के लिए, इस एज ग्रुप के लिए स्पेसिफिकली, हालांकि ट्रायल में जो डेटा दिया, ट्रायल जिन पे चल रहा था वो 2 साल से अधिक उम्र के बच्चों के लिए भी था, बट अभी फिलहाल इसको 6 साल के लिए फाइनली अप्रूवल डीसीजीआई ने दे दिया है। एसओपीज फाइनली ऑलरेडी ड्राफ्ट हो चुकी है, एसओपीज एक बार देने के बाद ये फाइनली रोल आउट हो जाएगी। इसमें थोड़े बहुत इस तरह के चैलेंजेस रहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव, जैसा कि अभी हम कॉर्बावैक्स के लिए देख रहे थे कि कॉर्बावैक्स हमने सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर ही इसको रोल आउट किया है 12 से 14 साल के लिए जो अप्रूव हुई थी, पर कॉर्बावैक्स भी जिस तरह से अब 6 साल से ऊपर के, 5 साल से ऊपर के बच्चों के लिए भी फाइनली उसको डीसीजीआई ने मंजूरी दे दी है, तो उसके बाद उसमें अभी कुछ फाइनल एक बार जो है दिशा निर्देश आने हैं कि वो सरकारी और प्राइवेट दोनों जगह पर उपलब्ध होगी कि नहीं होगी। इन चीजों के ऊपर अभी कुछ मैं समझता हूं कि अगले 1 हफ्ते तक ये सारी क्लैरिटी आ जाएगी, इसके बाद फिर ये वैक्सीन ग्राउंड लेवल पर रोल आउट होगी। डॉक्टर भार्गव, आपका अनुभव, हफ्ता 2 हफ्ता लग जाएगा अभी? बिल्कुल, जिस प्रकार से इन वैक्सीन को टेस्ट किया जाता है और जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम डॉक्टर भाटी ने कही उसके मद्देनजर रखते हुए शायद 2 से 3 हफ्ते में ये ऑन ग्राउंड स्टार्ट होंगी लगवाने के लिए। बट उससे पहले जो डर लोगों को लगता है, जो लोग नो सेयर्स होते हैं या फेंस सिटर्स होते हैं जो कहते हैं डेटा दिखाइए, डेटा कितना है, इमरजेंसी ऑथराइजेशन क्यों, बच्चों में कोई दुष्प्रभाव तो नहीं होंगे, तो मैं उनको एक ही बात कहना चाहूंगा कि ये डेटा अच्छा दिखता है, इसमें दुष्प्रभाव नहीं दिखे हैं, लॉन्ग टर्म के दुष्प्रभाव शायद नहीं हो, क्योंकि कोवैक्सीन हमको 1 साल में बता चुकी है। हमारा वैक्सीनेशन प्रोग्राम अगर आप सबको याद हो तो जनवरी 16 2021 में चालू हुआ था और आज हम अप्रैल 2022 में हैं। अगर हम बच्चों का भी देखें 15 से 18 साल जिसमें कोवैक्सीन लगी थी, वो भी 3 जनवरी 2022 को स्टार्ट हुआ था और आप देखें कि कोई ऐसे दुष्प्रभाव नहीं दिखे। तो हमारा अभिभावकों से यही निवेदन रहेगा कि कोवैक्सीन और जो वैक्सीन निकली है कॉर्बीवैक्स और साथ ही में जाइकोवी-डी, ये सेफ वैक्सीन हैं, बिना डरे इसको लगवाएं। जैसे जैसे ये उपलब्ध होती जाती हैं घबराने की आवश्यकता नहीं है और आपको गर्व होना चाहिए कि अभी तक यूरोप में सिर्फ फाइजर वैक्सीन ही उपलब्ध है 5 साल से लेकर 12 साल के बच्चों में, मॉडर्ना भी अवेलेबल नहीं है। हिंदुस्तान एक ऐसा कंट्री है जिसमें 3 प्रकार की भिन्न प्रकार की वैक्सीन, क्योंकि इतना बड़ा लैंडस्केप है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, तो उसके मद्देनजर रखते हुए
ट्रायल के अंतर्गत सही डेटा के अनुसार भारत सरकार ने इसकी स्वीकृति दी है, ये बताने के लिए कि हम शायद वापस सब मिलके वैक्सीनेशन और टीके के साथ के कवच के साथ में अपना नॉर्मल जीवन जी पाएंगे। एब्सोल्युटली। डॉक्टर भाटी, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि मामलों में जो सर्ज है वो एक तरह से दिख रहा है, हम अपने दर्शकों को बार बार ये भी बता भी रहे हैं कि भाई सतर्क रहिए, सरकार भी कह रही है कि सतर्क रहिए। कहीं कहीं पर हम देख रहे हैं कि जो ढील दी गई थी उनको वापस सख्त करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में अब 12 से 17 साल को तो हम ऑलरेडी दे रहे थे और 13 करोड़ से ज्यादा 12 से 17 साल के बच्चों को ऑलरेडी लग चुकी है। और डॉक्टर भार्गव ने बिल्कुल सही कहा कि उन 13 करोड़ बच्चों में अभी तक साइड इफेक्ट्स वगैरह का ऐसा कोई मामले सामने नहीं आए हैं, तो बच्चों के लिए सेफ है, इसमें समझने में ज्यादा देर हमें नहीं करनी चाहिए। और जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा सर उठाने की कोशिश कर रहा है, मुफीद मौका है कि पेरेंट्स जल्द से जल्द 5 से 11 साल के बच्चों को भी वैक्सीन लगाएं। डॉक्टर भाटी। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, इसमें जिस तरह से बच्चों का वैक्सीनेशन ड्राइव को हमने देखा है, जब कोवैक्सीन लॉन्च हुई थी, रोल आउट हुई थी 15 साल से 18 साल के बच्चों के लिए, तो उस तरह से हमने बच्चों में भी, पेरेंट्स में भी काफी उत्साह देखा था, क्योंकि कोवैक्सीन ऑलरेडी रोल आउट पहले से हो चुकी थी और उसका लाइव डेटा भी अवेलेबल था। तो कोवैक्सीन जिस तरह से 6 साल के बच्चों के लिए जब भी रोल आउट हो जाएगी, तो मैं समझता हूँ ज्यादातर अभिभावकों के मन में उस तरह के सवाल उसको लेके, उसकी सेफ्टी को लेके और एफिकेसी को लेके शायद नहीं रहेंगे। और दूसरा, माता पिता ऑलरेडी इच्छुक है। हमारे पास जिस तरह से वैक्सीनेशन के लिए जब आते भी है तो पूछते भी हैं वो छोटे बच्चों के लिए कि वैक्सीन कब तक रोल आउट हो जाएगी। और इस तरह से जैसे केसेस के अंदर सर्ज जब हम देखते हैं तो उस समय हमारी जो वैक्सीनेशन ड्राइव है वो भी निश्चित तौर पर ज्यादा हो जाती है। और बाकी स्कूल्स के लिए जिस तरह से कोवैक्सीन में भी हमने देखा था कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में इस तरह से कुछ जो है टाइप्स होके वैक्सीनेशन, स्कूल के अंदर भी वैक्सीनेशन ड्राइव चल रही थी। तो बच्चों को लेके वैक्सीनेशन को मैं समझता हूँ बहुत ज्यादा अधिक इसमें जो है हम लोगों को उस तरह से हेजिटेंसी और वैसे बहुत ज्यादा चैलेंजेस नहीं आएंगे। कॉर्बेवैक्स की अगर हम बात करें लॉजिस्टिकली, तो हमारे पास डोजेस भी अवेलेबल है। 10 करोड़ के करीब डोजेस थी, जिसके अंदर अभी सिर्फ 3 करोड़ ही यूटिलाइज हुई है। तो वैक्सीन की अवेलेबिलिटी को लेकर भी कोई चैलेंज नहीं है। ये आपने सही कहा। मैं अलग से सवाल इस पर पूछने भी वाला था कि अवेलेबिलिटी और प्रोडक्शन के स्तर पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। अच्छा, वो आपने इसका सवाल का जवाब दे दिया। और कॉर्बेवैक्स तो वैसे भी हम 12 से 14 साल के बच्चों को दे ही रहे हैं, तो उसमें कोई कॉन्फिडेंस में कोई प्रॉब्लम आएगी वैसा होगा नहीं। अब 5 से जो 11 साल के बच्चों के लिए कॉर्बेवैक्स को मंजूरी मिली है, डॉक्टर भार्गव भी बता रहे थे कि ये पहली आरबीडी प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन है। सर, ये आरबीडी प्रोटीन क्या होता है और इसका एफिकेसी कहें या इसका जो सेफ्टी के जो मेजर्स हैं वो अब तक ट्रैक रिकॉर्ड कैसा रहा है सर इसका, ये जरा बता दीजिए। तो कॉर्बेवैक्स भी हमारी स्वदेशी वैक्सीन है जो बायोलॉजिकल ने बनाई है इस देश में। वो आरबीडी जहां से वायरस जाके शरीर में अटैच करता था, रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन जिसे कहते हैं, और जिसमें आपने सुना होगा ओमिक्रॉन के वेरिएंट में बहुत सारी म्यूटेशन आई, BA.2, ये वही जगह थी जहां पे वायरस बार बार म्यूटेट होता है ताकि वो हमारे जो लंग के टिश्यूज हैं उससे अच्छी तरीके से जुड़ पाए। तो रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन एक प्रोटीन बैकग्राउंड है जिसके बेसिस पे वैक्सीन बनाई गई है। 70 से 80% की एफिकेसी है, वैक्सीन सेफ है, उसमें थ्रोम्बोसाइटोपिनिया मतलब लो प्लेटलेट काउंट होना, ऐसी परेशानियां नहीं देखी गई हैं जो कोविशील्ड के साथ देखी गई थी। और साथ ही में बुखार और शायद थोड़ा बॉडी पेन एक्सपीरियंस किया है बच्चों ने, जो हमारे आसपास के बच्चे थे उन्होंने पहले दिन एक्सपीरियंस किया है, बट उसके बियॉन्ड बहुत ज्यादा परेशानी नहीं हुई है। तो कॉर्बेवैक्स एक सेफ वैक्सीन है और कोवैक्सीन की तरह ही जिस प्रकार से कोवैक्सीन की डोजेस दी गई है। और ये लोगों के मन से शंका निकल जानी चाहिए कि हम जनवरी से कॉर्बेवैक्स दे रहे थे, प्रोडक्शन भी सेफ है, 5 से 8 डिग्री 2 से 8 डिग्री के बीच में स्टोर किया जाता है। तो फाइजर और मॉडर्ना की तरह कोई इसमें बहुत ज्यादा स्टोरेज कॉम्प्लिकेशन नहीं है या परेशानी नहीं है कि हम लास्ट माइल तक कॉर्बेवैक्स को आसानी से ना पहुंचा पाए। और बाकी आमतौर पर वैक्सीन होती हैं उसी प्रकार से कॉर्बेवैक्स भी लास्ट माइल मतलब आखिरी PSC तक, आखिरी आदमी तक बिना डरे पहुंची जा सकती है। बिल्कुल। और एक जाते जाते, क्योंकि अब बच्चों के लिए वैक्सीन पर तो बात हो गई, लेकिन फटाफट से एक छोटा सा पार्टी सर आपसे मैं, ये जो नया जो सर्ज आ रहा है इस पर आप लोगों की फेटर्निटी में, आप लोग डॉक्टर्स हैं, आप लोग आपस में बात करते होंगे, क्या बातें हो रही हैं, क्या बहुत ज्यादा तो नहीं होंगे केसेस और कोई डरने वाली बात तो नहीं है?
फिलहाल जिस तरह से हम थर्ड वेव के अंदर इंडिया का जब देख रहे थे, ओमिक्रॉन की वजह से केसेस के अंदर सर्ज था, उसी तरह के ओमिक्रॉन के ही सब लीनिएजेस, क्योंकि जितना भी हमारा जीनोम सीक्वेंसिंग हो रहा है, सीक्वेंसिंग करने के बाद ओमिक्रॉन के सभी तरह के सब लीनिएजेस आ रहे हैं। ऑब्वियसली ओमिक्रॉन के बारे में हम लोगों को पता है कि इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी ज्यादा है, तो यहाँ पर नंबर्स बहुत ज्यादा मैटर नहीं करेगा। यहाँ पे हमें हॉस्पिटलाइजेशन को निश्चित तौर पर ट्रैक करने की जरूरत है। तो फिलहाल जो हम बात कर रहे हैं बार बार, वो प्रिवेंशन की बात कर रहे हैं। प्रिवेंशन में जिस तरह से हमारा वैक्सीनेशन सबसे बड़ा हथियार है, उसी तरह से जैसा मास्क मैंडेट को दोबारा से जो है लागू कर दिया गया है, तो वही सब सारी प्रोटोकॉल और एसओपीज को फिर से फॉलो करने की जरूरत है। और ठीक है सर, भार्गव सर से भी पूछ लेते हैं। बीमारी की नहीं देखी गई है। ऑल राइट सर, भार्गव सर। बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। मास्क को अपने जीवन का हम समाधान बनाएं। साथ ही में ये ध्यान रखें कि कोविड कहीं नहीं जाने वाला। कोविड के सर्जेस आते जाते रहेंगे। अपने आप को कोविड के अनुसार ढाल लीजिए। जब केसेस बढ़ने लगे, मास्क और 2 गज की दूरी का पालन करें, और अदरवाइज आपको बीच बीच में सुखद जीवन यापन करने के मौके मिलते रहेंगे, क्योंकि टीके ने आपको इतना बड़ा कवच दिया है ताकि आप अस्पताल तक नहीं पहुंचे, और अस्पताल में अगर पहुंच भी जाते हैं तो आपकी निश्चित रूप है मृत्यु नहीं होगी कोविड से, अभी तक जो वेरिएंट दिख रहा है। इसलिए बचाव करते रहिए, सुखी रहिए। बिल्कुल, आपको वैक्सीन तो सुरक्षा कवच दे ही रही है। उस सुरक्षा कवच को और पुख्ता करने के लिए आप मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन इसका इस्तेमाल करेंगे तो फिर तो आप गारंटी समझिए कि आप सुरक्षित रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर आप दोनों का। भाटी सर थैंक यू सो मच, भार्गव सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और उधर सरकार भी इस मामले में पूरी तरह से सतर्क है, चुस्त है। देश में कोरोना के बढ़ते केसेस को लेकर पीएम मोदी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कल यानी कि 27 अप्रैल को समीक्षा बैठक कर रहे हैं। खबर यह भी है कि केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण मामले पर एक प्रेजेंटेशन भी देंगे। इसके अलावा पीएम मोदी बूस्टर डोज को मुफ्त करने के लिए राज्यों से आग्रह भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी जो बूस्टर डोज देने की बात सरकार ने कही है वो अभी पेड है। अब कुछ राज्यों में तो पहल हो गई है, उन्होंने अपनी तरफ से फ्री करने की कोशिश की है। अगर मैं सही हूं तो शायद हरियाणा से इसकी पहल हुई है, लेकिन बाकी राज्य भी ऐसा करें। इसके लिए हो सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यों से आग्रह भी करें। इस बैठक में मुख्यमंत्रियों के अलावा केंद्र शासित प्रदेशों के एलजी भी मौजूद रहेंगे। ये बैठक वर्चुअल होगी और कल दोपहर 12 बजे से शुरू होगी। इस बैठक के जो भी रिजल्ट्स आएंगे, जो जो बातें वहां पे होंगी, जी बिजनेस पर आपको हम लगातार पूरी समीक्षा के साथ दिखाएंगे। अब इस बीच में कुछ कुछ पॉकेट्स ऐसे हैं जहां पर अचानक से विस्फोट टाइप की खबरें आ रही हैं। विस्फोट कोरोना का, जी हाँ, आईआईटी मद्रास उन इलाकों में से एक है। आईआईटी मद्रास में आज कोरोना के 31 नए मरीज मिले। अब जिसकी जानकारी तमिलनाडु स्वास्थ्य विभाग को दे दी गई है। नए आंकड़ों को अगर मिला के देखा जाए तो अब तक आईआईटी मद्रास में कुल मिलाकर 111 लोग संक्रमित हो चुके हैं। वहीं देश में कोरोना के कुल केसों की अगर बात करें तो 24 घंटे में 2483 नए केसेस आए हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे बीते 4-5 दिन में तो 2500 के आसपास ही ये लटक रहे हैं। तो कोई बहुत ज्यादा सर्ज 2-4 दिनों में ऐसा भी नहीं है, लेकिन हाँ वो कम भी नहीं हो रहे हैं। तो इस बात के लिए थोड़ा सा सतर्क आपको रहना जरूरी है। बहरहाल जो पूरे देश में एक्टिव केसेस हैं 16,000 के आसपास हैं, 15,636 टू बी प्रिसाइज। आइए बात कर ली हमने कोरोना की, बाकी देश की दूसरी राजनीति की खबरों पर हमने नजर डाल ली। अब आपके लिए और खास तौर से सरकारी कर्मचारी जो हैं उनके लिए एक बड़ी महत्वपूर्ण खबर। छत्तीसगढ़ के बाद अब राजस्थान में पुरानी पेंशन स्कीम को लागू कर दिया गया है। इसके साथ ही दूसरे राज्यों की सरकारों पर भी इसे लागू करने की टेंशन बढ़ गई है। अब सवाल यह उठता है कि पेंशन का खर्च सरकारें उठाएं तो उठाएं कैसे, क्योंकि 2004 में जब ये ओल्ड पेंशन स्कीम को हटा के न्यू पेंशन स्कीम आई थी तो उसके पीछे सबसे बड़ी दलील यही थी कि देश को अगर आगे बढ़ाना है तो पेंशन के बोझ से सरकार को मुक्ति मिलना अवश्यंभावी है। लेकिन अब और तब से लेकर अब तक सरकारी कर्मचारी इस बात की डिमांड करते रहे कि हमको भैया पुरानी पेंशन स्कीम ही दीजिए। अब 2 राज्यों में लागू हो गई, बाकी राज्यों में भी तैयारी है, लेकिन जो सरकार पर जो बोझ पड़ेगा ना वो कितना पड़ेगा और वो कितना बड़ा होगा, इसको जरा देख लीजिए, समझ लीजिए, दोनों स्कीम्स को भी समझ लीजिए। इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे।
राजस्थान सरकार ने कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम लागू कर दी है, जिसका लाभ अब सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा, यानी इस महीने सैलरी बढ़कर मिलेगी। इससे पहले छत्तीसगढ़ सरकार ने पुरानी पेंशन स्कीम लागू की थी। इन दो राज्यों में पुरानी पेंशन लागू होने के बाद अब दूसरे राज्य सरकारों पर भी इस स्कीम को लागू करने के लिए दबाव बढ़ गया है, क्योंकि कई राज्यों के कर्मचारी पुरानी पेंशन की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। पहले समझिए कि नई पेंशन पॉलिसी क्या है और पुरानी पेंशन स्कीम क्या थी। 1 अप्रैल 2004 में पुरानी पेंशन स्कीम को बंद कर नई पेंशन स्कीम लागू की गई। पुरानी पेंशन योजना में कर्मचारियों की सैलरी से कोई कटौती नहीं होती थी। वहीं नई पेंशन स्कीम में कर्मचारी की सैलरी से 10% की कटौती की जाती है। साथ ही 14% हिस्सा सरकार मिलाती है। पुरानी पेंशन योजना में रिटायर्ड कर्मचारियों को सरकारी कोष से पेंशन का भुगतान किया जाता था। वहीं नई पेंशन योजना शेयर बाजार आधारित है और इसका भुगतान बाजार पर निर्भर करता है। पुरानी पेंशन योजना में जीपीएफ की सुविधा मिलती थी, लेकिन नई स्कीम में जीपीएफ की सुविधा नहीं है। पुरानी पेंशन स्कीम में रिटायरमेंट के समय की सैलरी की करीब आधी राशि पेंशन के रूप में मिलती थी, जबकि नई पेंशन स्कीम में निश्चित पेंशन की कोई गारंटी नहीं है। यही वजह है कि नई पेंशन स्कीम के लागू होने के बाद से ही तमाम राज्यों के सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करने की मांग कर रहे थे और हर चुनाव में ये मुद्दा कर्मचारियों के बड़े मुद्दों में से होता है। अब छत्तीसगढ़ के बाद राजस्थान के साथ ही कई दूसरे राज्यों ने भी पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करने की तैयारी कर ली है, खासकर गैर बीजेपी सरकारों वाले राज्य। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या राज्य पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करने के लिए राज्यों पर पड़ने वाले अतिरिक्त वित्तीय बोझ को सह पाएंगे। दरअसल मोटा अनुमान यह है कि पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने पर राज्यों पर करीब 20% तक खर्चा और बढ़ जाएगा, जबकि तमाम राज्यों पर नई पेंशन व्यवस्था लागू होने के बाद भी पेंशन का बोझ पहले से ही बहुत बड़ा है। मसलन राजस्थान में कुल टैक्स से होने वाली आमदनी का 30% पेंशन में ही चला जाता है। पुरानी स्कीम बहाल होते ही इसमें 20% खर्च और जुड़ जाएगा। इसी तरह केरल में कुल टैक्स कमाई का 46% हिस्सा पहले ही पेंशन देने में चला जाता है। कुल मिलाकर कर्मचारियों के हित और राज्यों की वित्तीय स्थिति, इन दोनों पहलुओं पर बारीकी से गौर कर संतुलित पेंशन नीति लाना अब सरकारों की नई चुनौती बन चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं। हमारे साथ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी की कंसल्टेंट राधिका पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। राधिका जी, बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। अब लोक लुभावन वादा इसे कहा जाता था मैम एक जमाने में कि पेंशन बहाली होगी, और हमने देखा कि बहुत एग्रेशन के साथ अब कर्मचारियों ने अपनी बात बहुत मुखरता से कही। जब जब चुनाव आते हैं तो एक तरह से बहुत मुखरता से अब कर्मचारी कहते हैं कि वोट चाहिए तो हमको पुरानी पेंशन स्कीम चाहिए। अब उसमें 2 राज्य तो मान गए हैं, अभी हम खबरें मिल रही हैं कि और भी राज्य इसके लिए उन पर दबाव बन रहा है और वो शायद इस तरह के फैसले लें। लेकिन देश की अर्थव्यवस्था के लिहाज से क्या पुरानी पेंशन स्कीम व्यवस्था को हटाना तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी सरकार का क्या एक समझदारी भरा फैसला था, और आज की राज्य सरकारें जो इसे बहाल करने की कोशिश कर रही हैं, क्या एक समझदारी भरा फैसला है मैम? जी, जब आप देखें 1999 में जब ये बात की डिस्कशन स्टार्ट हुई कि न्यू पेंशन स्कीम की तरफ हमें जुड़ना चाहिए, उसका जो मेन रीजन था वो यही था कि पेंशन जो लायबिलिटीज है सरकार पे और राज्य सरकारों पे, उसका जो भार है वो अनसस्टेनेबल होता जा रहा था। तो एक तरफ ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि बहुत ही अनसस्टेनेबल हो गया था, इसलिए एक कमेटी बिठाई गई थी सुरेंद्र दवे जी के अध्यक्षता में, जिसमें ये डिसाइड किया गया कि हमको डिफाइंड बेनिफिट से डिफाइंड कंट्रीब्यूशन की तरफ मूव करना चाहिए, जो न्यू पेंशन सिस्टम की आधार है उस चीज का। तो इसलिए 2004 से न्यू पेंशन सिस्टम लागू किया गया। उसके 2 मेन रीजन थे। एक तो कि जो फिस्कल बर्डन है, जो राजकोषीय घाटा जो स्टेट्स का है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है, अगर आप उस समय का डेटा देखें तो वो बहुत बढ़ रहा था, और उसका एक बहुत बड़ा रीजन था वो एक पेंशन लायबिलिटीज जो सरकार की थी वो बढ़ रही थी। तो उसको कंट्रोल में लाने के लिए ये एक स्टेप उठाया गया। और दूसरा इस बात की भी डिस्कशन उस समय हुई कि जब
आगे चलते हुए जैसे हेल्थ कंडीशंस इंप्रूव हो रही हैं, लोगों की लॉन्जेविटी बढ़ेगी, तो उस केस में अगर जो कर्मचारी जो अगर पहले लॉन्जेविटी आप सोचिए लाइफ एक्सपेक्टेंसी 65 से 70 साल थी, अगर वो लॉन्जेविटी अगर बढ़ गई है बिकॉज़ ऑफ बेटर हेल्थ कंडीशन, तो उस केस में जो सरकार का पेंशन बर्डन है वो और ज़्यादा बढ़ रहा है और वो बढ़ता जाएगा, अनसस्टेनेबल होता जाएगा। तो इस केस में एक समय ऐसा आएगा जो सारा एक्सपेंडिचर है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर या इंफ्रास्ट्रक्चर पे ना स्पेंड होके बहुत ज्यादा प्रोपोर्शन जो है वो पेंशन और सैलरीज और वेजेस में जाएगा। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट उस समय ये फैसला किया गया कि हमको न्यू पेंशन सिस्टम की ओर मूव करना है और उस पर बहुत ज्यादा कैलकुलेशंस किए गए कि किस तरीके से मूव किया जाना चाहिए। तो एक बहुत समझदारी बड़ा भरा फैसला था और अगर आप उस समय का डेटा देखें तो राजस्थान एक ऐसा स्टेट था जो बहुत जिसने पहल दिखाई थी कि हम इस न्यू पेंशन सिस्टम को अडॉप्ट करेंगे। तो अगर हम डेटा देखें कि कब किन-किन स्टेट्स ने अडॉप्ट किया, तो राजस्थान ने बहुत पहले अडॉप्ट किया था, 2004 में ही राजस्थान ने अडॉप्ट किया था। तो उस समय का ये फैसला समझदारी भरा फैसला था। और अगर अब हम देखें तो अब तो स्थिति और कोविड के चलते और अब जो रशिया यूक्रेन वॉर के चलते जो हम देख रहे हैं कमोडिटी प्राइसेस बढ़ रहे हैं, फर्टिलाइजर सब्सिडी पे सरकार का बर्डन बढ़ेगा। तो उस केस में इस डिसीजन पे जाना बहुत चैलेंजिंग और बहुत डिफिकल्ट हो सकता है स्टेट्स के लिए। उनका जो डेट टू जीडीपी है या तो उनको अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर कम करना पड़ेगा इस चीज को फाइनेंस करने के लिए या उनको अपना बोरोइंग बढ़ाना पड़ेगा। दोनों चीजें जो है वो लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए वाइज नहीं है, मतलब एक अच्छा बिल्कुल मैम, ये तो मैम फैसला नहीं है। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर आपने बिल्कुल लॉजिकल बातें बोली हैं और ये जी। सब हमको भी समझ में भी आ रही हैं, लेकिन एक कर्मचारी के नजरिए से, उसके परिवार के नजरिए से और उसका रिटायरमेंट के बाद जो उसकी सामाजिक सुरक्षा है उसके लिहाज से अगर देखें तो वो भी गलत नहीं कह रहे कि पहले अगर आपने मार्केट के भरोसे छोड़ दिया, अनसर्टेनिटी रहेगी, बहुत कम मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये बहुत सारी अनसर्टेनिटी उनके मन में होती है और फिर एक हेजिटेंसी आती है सरकारी सेवा में जाने के लिए। तो उनका भी कहना अपनी जगह सही है कि हमने 40 साल 45 साल अपनी उम्र के 60 साल तक आपको अपना सब कुछ दे दिया। अब जब हम अपनी लाइफ जीना चाहते तो उस समय अगर आपकी तरफ से कोई गारंटी इंश्योरेंस नहीं मिलेगा तो फिर कैसे चलेगा? तो इस बात को कैसे सरकारें समझाएं या फिर मद्देनजर रखें? नहीं, उस केस के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि जो ये इस चीज़ का जो डेटा होता है वो देखना चाहिए सरकारी कर्मचारियों को, क्योंकि आप जो है बहुत सारी स्कीम्स हैं कि आपका जो पैसा है वो कहाँ इन्वेस्ट हो रहा है। आपके जो पेंशन फंड मैनेजर्स हैं वो कहाँ अगर गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं या शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो काफ़ी सारे ऑप्शंस है एक सरकारी कर्मचारी के पास भी कि वो अगर अपना कुछ पैसा कंट्रीब्यूट करता है और एम्प्लॉयर भी अपना पैसा कंट्रीब्यूट और एम्प्लॉयर भी पैसा दे रही है, उसके बाद जो एक बहुत बड़ी ट्रांसपेरेंसी है। अगर आप देखें तो हर महीने कितना पैसा कहाँ इन्वेस्ट किया, आपका वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है, वो सब पता चलता है। तो एक जो अनसर्टेनिटी की बात है वो ऐसा नहीं है। बाकी आप देखिए जितने रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो सब शेयर बाजार में भी पैसा लगा रहे हैं, लेकिन इस केस में ये है कि आपको एक ट्रांसपेरेंसी है कि कहाँ-कहाँ आपका पैसा इन्वेस्ट हो रहा है और हर डिसीजन का आप देखें तो एक ट्रेड ऑफ होता है, क्योंकि अगर आप देखें तो सोशल बेनिफिट की जो बात है वो सिर्फ सिविल सर्वेंट्स के लिए हो और बाकी लोगों के लिए ना हो। अनऑर्गेनाइज सेक्टर है हमारे आप देखिए जो कितना बड़ा जो लेबर फोर्स का पार्ट है उसका सिविल सर्वेंट्स पार्ट तो एक बहुत स्मॉल प्रोपोर्शन है। इनफॉर्मल सेक्टर भी है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर भी है, तो उनको भी सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स मिलना चाहिए। तो हर पॉलिसी या हर डिसीजन का एक लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म एक ट्रेड ऑफ होता है, लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो ये स्कीम बहुत ही ट्रांसपेरेंट है और अनसर्टेनिटी वाले जो इतने डर है वो बहुत हद तक जायज नहीं है, क्योंकि आप डिपेंडिंग अपॉन आपकी सेफ्टी, अगर आप बॉन्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हो उसका अलग स्कीम है, कितना पोर्शन आप शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपको पैसा नहीं मिलेगा। इनफैक्ट कई सिचुएशन आपको ज्यादा ही मिल सकता है। इनफैक्ट आपको ओल्ड पेंशन स्कीम में आपकी लास्ट ड्रॉन सैलरी का 50% से ज्यादा नहीं मिलेगा। इस केस में जब मार्केट बढ़ती है और आपके जब इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं, रिटर्न्स बढ़ रहे हैं, तो उस केस में आपको ज्यादा भी मिलता है। म्यूचुअल फंड में अभी लोग क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं? क्योंकि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में आपको रेगुलर पे पैसा मिलता है। तो वो सब चीजें थोड़ा आपका इन्वेस्टमेंट एपेटाइट पर भी निर्भर करता है। और सबसे बड़ी बात है कि हर पॉलिसी का जैसे मैंने कहा एक ट्रेड ऑफ होता है कि एक इनहेरेंटली इनइक्विटेबल स्कीम है कि ये सिर्फ एक
बहुत ही स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ लेबर फोर्स को फेवर करके बाकी जो लोग हैं वो उस चीज में क्यों नहीं पार्टिसिपेट करें या क्यों नहीं भाग ले। तो ये भी एक क्वेश्चन है, एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है सरकार के सामने, कि दोनों पहलू हैं इसके, और इन दोनों पहलुओं के हिमायती भी हैं और विरोधी भी हैं। अब सरकार कैसे कर्मचारियों को समझाएं या फिर उनकी बातों को मानकर, जैसे छत्तीसगढ़ और राजस्थान कर रही हैं, वो आगे बढ़ें। और दूसरा, अगर वो आगे बढ़ गए हैं तो उसके बाद जो वित्तीय बोझ आने वाला है उसको कैसे मैनेज करेंगे। तो बहुत सारी चुनौतियां हैं। अब देखते हैं कि सरकारें और जो सरकारी कर्मचारी हैं वो आपस में समन्वय के साथ आगे इस मुद्दे पर कैसे बढ़ते हैं। फिलहाल मैम बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। इस बहुत महत्वपूर्ण मसले पर आपने विश्लेषण दिया। थैंक यू सो मच। आइए बात करते हैं बाजार की। 2 दिनों की गिरावट के बाद आज बाजार में तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 777 अंक बढ़कर 57,356 के लेवल पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 247 अंक चढ़कर 17,200 के लेवल पर क्लोज हुआ। बैंक निफ्टी की बात करें तो 322 अंक दौड़कर 36,400 के पार बंद हुआ। पूरा एक्शन बता रहे हैं मेरे सहयोगी आशीष चतुर्वेदी। ओवर टू यू आशीष, बताइए आज का एक्शन। देखिए, अच्छे ग्लोबल संकेतों के चलते बाजार में तेजी के साथ शुरुआत हुई और बाकायदा पूरे दिन हमने देखा कि बाजार में जो है तेजी का रुख बरकरार देखने को मिला। हालांकि कल के सत्र में अगर आप देखें तो काफी ज्यादा गिरावट बाजार में देखने को मिली थी, लेकिन इसके विपरीत कल जहां पर सबसे ज्यादा गिरावट थी, आज वहीं पर जो है आपको खरीदारी का ट्रेंड जो है वो नजर आया। निफ्टी में देखें तो करीब करीब 2% की तेजी नजर आई। हालांकि निफ्टी बैंक की तरफ से आज पार्टिसिपेशन इतना नहीं रहा, करीब करीब 1% के गेंस यहाँ पर देखने को मिले। लेकिन ब्रॉडर मार्केट्स में यानी NSE 500 इंडेक्स को देखें तो यहाँ पर भी जो है 2% के गेंस जो है वो नजर आए। स्टॉक्स वो डिस्कस कर लेते हैं जो आज सुर्खियों में रहे। सबसे पहले आप देखिए महिंद्रा स्याही, नतीजों से पहले भी स्टॉक के अंदर तेजी है और अच्छे नतीजों के बाद भी जो है एक कंटिन्यूएशन मूव देखने को मिला। लेकिन निराश किया तत्व चिंतन फार्मा ने। यहाँ पर नतीजों के बाद 7 से लेकर 8% की गिरावट देखने को मिली। अतुल ऑटो, यहाँ पर भी नतीजों का असर देखने को मिला। इंडिया मार्ट बायबैक को लेकर बोर्ड जो है विचार कर रहा है, इसके चलते यहाँ पर असर देखने को मिला। और बाजार बंद होते होते जो है HDFC लाइव के नतीजा है तो इसका भी इम्पैक्ट आज साफ नजर आया। निफ्टी के चढ़ने वाले स्टॉक्स की बात कर लेते हैं तो आज देखिए बैंक्स और साथ में ऑटो सबसे ज्यादा एक्शन यहाँ पर ही नजर आया। बजाज ऑटो है, साथ में हीरो मोटोकॉर्प, पावर ग्रिड जैसे जो स्टॉक्स हैं यहाँ पर भी आपको तेजी नजर आई। और ब्रॉडर मार्केट्स की बात की जाए तो केमिकल स्टॉक्स में भी जो फोकस है वो लगातार बरकरार देखने को मिला। गुजरात एल्कलीज काफी दिनों के बाद इतना बड़ा मूव जो है आपको BBTC में नजर आया, करीब 9% की तेजी देखने को मिली। और लगातार तेजी का जो ट्रेंड है वो पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन में नजर आया। चोला फाइनेंस की बात की जाए तो यहाँ पर भी जो है 7% के गेंस नजर आए। लेकिन ऐसे बाजार में भी ढेर सारे निफ्टी के ऐसे स्टॉक्स रहे जहां पर आपको दबाव देखने को मिला। मिसाल के तौर पर देखें तो ONGC कच्चे तेल पर हल्का जो करेक्शन आया इसका एक असर है, करीब 2% की गिरावट यहाँ पर नजर आई। अपोलो हॉस्पिटल है, एक्सिस बैंक ने दूसरे बैंक से विपरीत जो है प्रदर्शन इतना अच्छा नहीं दिखाया और मेटल स्टॉक्स में वीकनेस साफ नजर आई है। हिंडाल्को में भी देखें तो ज्यादा नहीं, करीब 1% की गिरावट देखने को मिली। ब्रॉडर मार्केट्स की बात की जाए तो लगातार पिछले हफ्ते पूरे बढ़िया तेजी के बाद GE शिपिंग यहाँ पर करीब 6% की गिरावट देखने को मिली। ग्लैंड फार्मा है, अतुल लिमिटेड है जिसकी जिक्र मैंने किया, और गो फैशन में भी देखें तो करीब 4% की गिरावट नजर आई। शुक्रिया। जरा फटाफट से अमेरिकी बाजारों का रुख करते हैं, वहां पर देखते हैं कि किस तरह के शुरुआती कारोबारी ट्रेंड नजर आ रहे हैं। अमेरिकी बाजारों का रुख करते हैं। ओके, डाउ जोन्स में आप देखिए 460 अंकों की भारी गिरावट, लगभग 1.5% अंकों की गिरावट के साथ 33,585 के स्तर पर फिलहाल डाउ जोन्स कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। और इसी तरह से नैस्डैक में भी आप देखिए भारी गिरावट नजर आ रही है, 351 अंकों की नैस्डैक में गिरावट, 2.70% की गिरावट। तो ये अमेरिकी बाजारों का हाल। लाल निशान में S&P का भी यही हाल। सो यहाँ से क्या कोई क्यूज मिल रहे हैं, इस पर बातचीत करते हैं। प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के अविनाश गोरक्षकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आज 2 दिन के बाद एक्शन लौटा है ग्रीन साइंस की तरफ, लेकिन आप अमेरिकी मार्केट को देख रहे हैं, वहाँ शुरुआत कुछ खास नहीं रही है। अब कल से क्या उम्मीदें रखें सर, आपका विश्लेषण? देखिए, मुझे लगता है कि बाजार में जो आज रैली आई है वो सिलेक्टिवली सेक्टर स्पेसिफिक चलेगी, जैसे ऑटो है, बैंकिंग है, और नतीजे जो भी कंपनीज के आएंगे, जैसे मुझे लग रहा है कि बजाज फाइनेंस में एक अच्छी तेजी आपको कल देखने को मिल सकती है। उसके बाद निप्पॉन इंडिया के नंबर्स भी आए हैं। प्लस मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार का अभी LIC का IPO खुला है तो सारे इंश्योरेंस कंपनीज में आपको कल एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिलेगी। तो मेरे ख्याल से स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखने को लगेगा। इंडेक्स के ऊपर मुझे लग रहा है कि शायद 100-150 पॉइंट की अपसाइड बाकी है।
प्रोवाइडेड FIs की ज्यादा बिकवाली न हो, क्योंकि आज भी 1300 करोड़ का माल उन्होंने बेचा है। तो मेरे ख्याल से ये सारे सेक्टर्स, इंश्योरेंस कंपनी, बैंक एंड ऑटोज पे फोकस करिए। ऑटोज में महिंद्रा एंड महिंद्रा स्पेसिफिकली हमको लग रहा है काफी अंडर वैल्यूड है, तो ऐसे स्ट्रेटेजी लेके काम करें, क्योंकि मुझे लग रहा है कि स्टॉक स्पेसिफिक और सेक्टर स्पेसिफिक की चाल मार्केट में नियर टर्म में रहेगी। ओके, तो सेक्टर स्पेसिफिक और स्टॉक स्पेसिफिक चाल ही बाजार का रुख निर्धारित करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। इस बीच कैंपस एक्टिववेयर का IPO आज से खुल गया है और इसमें 28 अप्रैल तक पैसा लगाया जा सकता है। इसका प्राइस बैंड 278 से 292 रुपए प्रति शेयर है और इसका लॉट साइज है 51 शेयर, यानी कि इसमें निवेशक को कम से कम 14,892 रुपए लगाने पड़ेंगे। जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी ने इस IPO में लॉन्ग टर्म के निवेशकों के लिए पैसा लगाने की सलाह दी है। ब्रांड स्ट्रॉन्ग है, कैंपस ब्रांड, और इनकी पोजीशनिंग बड़ी इंटरेस्टिंग है। 500-700 रुपए की रेंज वाले जूते बनाते हैं, उनका एक अलग मार्केट है और उस मार्केट में अच्छी लीडरशिप है इनकी, और खासतौर से पुरुषों के जूते बनाने वाले मामले में ये काफी आगे भी हैं। दूसरी चीज, स्पेस में डिमांड काफी अच्छी है, जो बेसिक डिमांड है वो बहुत स्ट्रांग है और उससे ग्रोथ आउटलुक बड़ा मजबूत है। अच्छी स्पेस में कंपनी के फाइनेंशियल भी बढ़िया है, ग्रोथ रीजनेबल है, आंकड़े जो है मुनाफे के, मार्जिन के सब ठीक है, तो फाइनेंशियल को लेकर भी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। फ्री कैश फ्लो भी अच्छे हैं कंपनी के पास में, वित्तीय स्थिति मजबूत है, एंकर बुक भी ठीक बनकर आई है, अच्छे नाम है, तो ये सारे पॉजिटिव्स हैं। नेगेटिव साइड पे देखें तो भाई बिजनेस बहुत कॉम्पिटिटिव और स्पेशली जिस जगह ये है वो बहुत कॉम्पिटिटिव। 500-700 रुपए की रेंज में जूते मतलब हर कोई बना देता है। वैल्यूएशंस ठीक है, मैं ये तो नहीं कहता कि लिस्टेड पेयर्स के कंपैरिजन में ठीक है, ये बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन IPO के लिहाज से थोड़ा और सस्ता रखना चाहिए। तो फिलहाल तो रीजनेबल लिस्टिंग गेंस के लिए और साथ ही लॉन्ग टर्म दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। LIC के IPO के प्राइस बैंड पर जी बिजनेस की खबर सही साबित हुई है। कंपनी ने पब्लिक इश्यू के लिए 902 से 949 का प्राइस बैंड तय कर दिया है। यह प्राइस बैंड हमने आपको रविवार को ही बता दिया था, याद कीजिए। साथ ही कंपनी ने IPO में निवेशकों को बड़ा डिस्काउंट भी देने का फैसला किया है। LIC के इश्यू प्राइस में पॉलिसी होल्डर्स को 60 रुपए का डिस्काउंट दिया गया है। साथ ही रिटेल निवेशकों को 45 रुपए प्रति शेयर की छूट मिलेगी। जानकारी के मुताबिक कंपनी का IPO 4 मई को खुलेगा और 9 मई को होगा बंद। अनुराग शाह, जिन्होंने ये खबर सबसे पहले ब्रेक की थी जी बिजनेस के लिए, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। बताइए अनुराग। बिल्कुल, जो हमने प्राइस बैंड के बताया था, रेंज बताई थी, मतलब प्रति शेयर भाव हो सकता है, उसके अलावा डिस्काउंट होगा रिटेल निवेशकों के लिए, तो उस पर मोहर लगती हुई दिखी है। और अब जो प्राइस बैंड है LIC के IPO का, वो 902 रुपये से लेके 949 रुपये तक होगा। इसके अलावा IPO के अंदर पॉलिसी होल्डर्स के लिए 60 रुपये प्रति शेयर का डिस्काउंट होगा और जो रिटेल निवेशक है उनके लिए 45 रुपये प्रति शेयर का डिस्काउंट होगा, और जो कर्मचारी है, कर्मचारियों के लिए भी 45 रुपये प्रति शेयर का डिस्काउंट होगा। तो जो LIC का जो IPO का जो RHP है वो फाइल कर दिया गया है और उसके बाद कल जो है LIC के मैनेजमेंट के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस है। IPO से जुड़ी हुई तमाम जो सवाल होंगे उनका मैनेजमेंट के द्वारा जवाब दिया जाएगा और इसके बाद जो IPO की साइज है वो 21,200 करोड़ तक पहुंच रही है। 21,200 करोड़ का ये IPO होगा LIC का, और जिसमें पॉलिसी होल्डर्स के लिए डिस्काउंट है, रिटेल निवेशकों के लिए डिस्काउंट है, और जो प्राइस बैंड है 902 रुपए से लेके 949 रुपए तक का। शुक्रिया अनुराग इस तमाम जानकारी के लिए। ट्विटर अब एलन मस्क का हो गया है। ट्विटर पहले इस डील के लिए तैयार नहीं था, लेकिन मस्क ने ऐसा ऑफर दिया कि ट्विटर ना नहीं कह पाया। मगर मस्क इसे खरीद क्यों रहे हैं? इतनी बड़ी कीमत चुकाने के पीछे बिजनेस का तर्क तो गले नहीं उतर रहा है, क्योंकि कंपनी ऑलरेडी घाटे में है। ऐसे में एलन मस्क की प्लानिंग क्या है? और सबसे बड़ी बात कि ये जो डील हुई है, इसके बाद एक आम यूजर के लिए ट्विटर का अनुभव कितना बदल जाएगा, देखिए इस रिपोर्ट। अब ट्विटर का एक नया दौर शुरू होने वाला है। ट्विटर को एलन मस्क ने खरीद लिया है। जल्दी ट्विटर की कमान दुनिया की सबसे अमीर आदमी एलन मस्क के हाथों में होगी।
टेस्ला और स्पेस एक्स के मालिक एलन मस्क ने ट्विटर को डील का एक ऐसा ऑफर दिया जिसे ट्विटर ठुकरा नहीं सका और 44 अरब डॉलर में डील पक्की हो गई। इस डील के बाद ट्विटर अब एक प्राइवेट कंपनी हो जाएगी। लेकिन इस डील को लेकर सवाल अभी भी बना हुआ है कि क्या ट्विटर को इतनी बड़ी रकम देकर खरीदना बिजनेस के लिहाज से जायज है। मस्क ने ट्विटर के सामने 54.20 डॉलर प्रति शेयर के भाव पर 44 अरब डॉलर की डील रखी। इस डील के पीछे मस्क ने तर्क दिया कि वो फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए इतनी बड़ी रकम चुका रहे हैं, लेकिन साथ ही ये भी डर है कि कहीं अभिव्यक्ति की आजादी की आड़ में सांप्रदायिक हेट या रंग भेद जैसी पोस्ट फिर से सिर न उठाने लगे। ऐसी किसी पोस्ट को लेकर ट्विटर की फिल्टर पॉलिसी कितनी असरदार होगी, साथ ही ट्विटर के 21 करोड़ 7 लाख यूजर्स मस्क के इस आइडिया को किस तरह से लेते हैं, ये भी देखना अहम होगा। अब डील के बाद इससे जुड़ी चुनौतियों की बात करते हैं। मस्क ने कहा है कि ट्विटर का एल्गोरिदम ओपन सोर्स किया जाएगा ताकि लोगों का भरोसा जीता जा सके। मस्क के मुताबिक अब ट्विटर पर सभी लोगों को ऑथेंटिक किया जाएगा और बॉट अकाउंट्स को बंद किया जाएगा। लेकिन टेक एक्सपर्ट्स का मानना है कि एक तो ये काम इतना आसान नहीं होगा, वहीं बॉट अकाउंट और एनोनिमस अकाउंट से कई बार बड़े खुलासे भी किए जाते हैं। अगर इन पर शिकंजा कसा तो फ्रीडम ऑफ स्पीच के एजेंडे का क्या होगा? फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेकर एक और बड़ी चुनौती मस्क के सामने होगी। दुनिया भर के देशों में फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेकर अपनी अलग सोच है। फ्रीडम ऑफ स्पीच के बेलगाम होने पर कहीं ट्विटर को ही कोई देश बैन न कर दे। ऐसे में एलन मस्क के लिए ये टास्क आसान नहीं होगा। चुनौतियों की अगली कड़ी ट्विटर के मैनेजमेंट को लेकर होगी। क्या इसके सीईओ बदलेंगे? क्या ट्विटर के को फाउंडर और पूर्व सीईओ जैक डोर्सी की फिर से ट्विटर के सीईओ के तौर पर वापसी होगी? क्या जिन अकाउंट्स पर ट्विटर ने बैन लगा रखा है उस पर से रोक हटाया जाएगा? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका हल निकालना मस्क के लिए आसान नहीं होगा। आज ट्विटर के जो भी यूजर्स हैं वो ट्विटर की पॉलिसी के चलते इस प्लेटफॉर्म पर बने हुए हैं। अगर इसमें मस्क कोई छेड़छाड़ करते हैं तो इसकी पॉपुलैरिटी पर बुरा असर पड़ सकता है। ट्विटर की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसने विवादित पोस्ट पर पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तक के अकाउंट को बैन कर दिया था, जो अभी भी जारी है। ऐसे में ट्विटर के नए मालिक मस्क के लिए आगे की राह उतनी आसान नहीं होगी जितनी दिखती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। भारतीय नौसेना ने पश्चिमी समुद्री तट पर युद्धाभ्यास में जबरदस्त मारक क्षमता का प्रदर्शन किया है। नौसेना ने अरब सागर में 15 युद्धपोतों और कई पनडुब्बियों के साथ ड्रिल की। अभ्यास के दौरान पानी के भीतर लॉन्च की गई मिसाइल्स ने भारतीय पनडुब्बियों की घातक क्षमता को दिखाया है और अपने लक्ष्य को मार गिराया। अब भारत के समुद्री इलाके में किसी ने झांकने की कोशिश की तो खैर नहीं। पश्चिमी समुद्र तट पर भारतीय नौसेना के इस युद्धाभ्यास से दुश्मन जरूर सहम गया होगा। 22 अप्रैल को भारतीय नौसेना ने अरब सागर में 15 युद्धपोतों और पनडुब्बियों के साथ ड्रिल किया। पहले से तय किए गए टारगेट भेदे गए। ड्रिल में भारतीय नौसेना के शक्तिशाली वीर, तलवार और ब्रह्मपुत्र श्रेणी के युद्धपोत शामिल थे। भारतीय नौसेना ने इस युद्धाभ्यास में पश्चिमी समुद्र तट पर हथियारों से लैस और मिसाइल फायरिंग का अभ्यास किया। लक्ष्य मिशन पर पनडुब्बी, बड़ी संख्या में समुद्री गश्ती विमान, हेलीकॉप्टर, लड़ाकू विमान और आरपीए शामिल थे। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह नौसेना एक्शन के लिए तैयार है। हमारे जाबाज दुश्मन की आने वाली मिसाइल का भी पता लगा लेते हैं और उसे नष्ट कर देते हैं। बदलते समय में युद्ध के तरीके भी बदल गए हैं। हाईटेक तरीकों से लड़ाई लड़ी जा रही है। नौसेना के इस युद्धाभ्यास में ब्रह्मपुत्र श्रेणी के जहाज ने अपने लक्ष्य को बेहद सटीकता के साथ समुद्र में डुबो दिया। पानी के भीतर लॉन्च की गई मिसाइल ने भारतीय पनडुब्बियों की घातक क्षमता को एकदम सही साबित किया और अपने लक्ष्य को सफलतापूर्वक मार गिराया। एक बार फिर नौसेना ने भारत की समुद्री सीमाओं और समुद्री हितों की रक्षा के लिए अपनी क्षमता का जबरदस्त प्रदर्शन किया। इस मौके पर नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार, फ्लैगशिप पर फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ
वेस्ट के साथ मौजूद थे। कृष्ण मोहन मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इसी के साथ इंडिया 360 में आज बस इतना ही। इजाजत दीजिए। हैशटैग याद रखिए, #Z इंडिया 360। कोई राय, कोई सुझाव हो तो जरूर दीजिए। नमस्कार।